हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बात करी थी। मैंने आपको डाइपोल का पोटेंशियल बताया था। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस पर उसका क्या पोटेंशियल होता है इसके बारे में हमने बात करी थी। और आज बच्चों हमें डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कंसेप्चुअल पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है, तब कहीं जाकर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। और फिर जो आपको मेन रिजल्ट याद रखने हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ओवरऑल आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ इसको देख के चलना है। बच्चों जैसा मैंने बोला, हमारा हेडिंग क्या है आज की क्लास का? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, और इसके लिए सेटअप किस तरह का होगा जरा इधर देखिए। वही पिछली बार के पोटेंशियल जैसा सेटअप मैंने फिर से दिखा दिया है। एक डाइपोल है जो यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है। आपको पिछले टर्न पे मैंने बताया था कि ये जो लाइन है, जो कि चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है, इसको एक्सियल लाइन कहा जाता है। एक्सियल लाइन पर 2 पॉइंट्स है ए और सी, और इस एक्सियल लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो है उसको हमने इक्वेटोरियल लाइन कहा था। इक्वेटोरियल लाइन पर 2 पॉइंट्स है बी और डी। और अभी मैं किसी जनरल आर्बिट्ररी पॉइंट पी पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहां पर चाह रहा हूं। बच्चों ये जो पॉइंट पी है, इसके सेंटर से डिस्टेंस, या यूं कह दीजिए डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। पॉइंट पी के लिए डाइपोल के सेंटर से जो आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको आर वेक्टर दिखाया हुआ है। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बच्चों? थीटा। आपको पता है जैसे वहां पोटेंशियल के फॉर्मूले में केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया था, ऐसे यहां पर भी अभी थीटा निकल के आएगा, तो आपको थीटा ध्यान रखना है। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। बच्चों आर वेक्टर हमेशा आपको डाइपोल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ ड्रॉ करना है। कभी कभी क्वेश्चन हमें उल्टा दे देता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डाइपोल का पोजीशन वेक्टर दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है आर वेक्टर कहां से कहां है, डाइपोल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे कुछ ई नेट। पर इसको निकालने के लिए मैं यहां पर आपको एक नया फॉर्म बताता हूं जिसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। बच्चों पोलर फॉर्म क्या है उसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम यहां समझा देता हूं। यहां पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक कंपोनेंट कहलाएगा बच्चों ई आर। ई आर को रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। रेडियल का मतलब है रेडियस वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा ई आर, और उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉक में इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट होगा जिसको हम ई थीटा यहां पर कह रहे हैं। बच्चों ये और कुछ भी नहीं है, इसको जनरल सिंपल सेंस में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप ई एक्स और ई वाई दिखाते थे, आप इसको उस तरह से मान लीजिए। जैसे ई एक्स ई वाई बोलते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट। और जैसा आपको पता है कि रिजल्टेंट फील्ड इन दोनों कंपोनेंट के बीच में कहीं लाई करेगा, तो वो मैंने यहाँ ई नेट से दिखा रखा है। बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियल लाइन से एंगल बना रहा है उसको अल्फा मैंने दिखा रखा है। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि बताइए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। तो बच्चों अगर ये डायरेक्शन पी कैप है तो आपको पता है किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्शन ही दिखा दीजिए, ये पी वेक्टर है तो ये पी कैप की डायरेक्शन होगी। अब जो रेडियल लाइन है पी कैप से उसका एंगल कितना है? थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा एंगल के बराबर। ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों मेन बात तो यहाँ एक रेडियल कंपोनेंट और एक थीटा कंपोनेंट समझना जरूरी है। अब ये रेडियल थीटा वाली बात कहाँ से आई, मैं पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। बच्चों आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन डिस्कस किया था, E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेटर होता है ग्रेडियंट वाला, इसका फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। अब बच्चों अलग से मैंने क्यों कहा था कि कार्टेशियन सिस्टम में इसकी वैल्यू ये होती है, क्योंकि कारण ये है जैसे कार्टेशियन सिस्टम होता है वैसे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और उस पोलर फॉर्म में ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाता है डेल बाय डेल आर आर कैप प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा थीटा कैप। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि ये पोलर फॉर्म क्या चीज होती है?
बच्चों ये जो हम पॉइंट P को घुमा रहे हैं इधर से उधर, ये पोलर फॉर्म का ही एक तरह से एप्लीकेशन है। पोलर फॉर्म का मतलब है कोऑर्डिनेट्स r, थीटा फॉर्मेट में होते हैं। जैसे बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैंने आपको किसी पॉइंट के x, y, z कोऑर्डिनेट तीनों बता दिए तो इससे आपको उस पॉइंट की लोकेशन पता चल जाती है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। तो ऐसे अगर बच्चों किसी प्लेन में मैं अगर मान लीजिए इस पॉइंट P को इस पूरे बोर्ड के प्लेन पर कहीं पर भी ले जाऊं और अगर आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन की डिस्टेंस r बता दूं और इस वाली लाइन से अगर उसका एंगल थीटा बता दूं तो आप उस पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो r थीटा फॉर्मेट में हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं ये पोलर फॉर्म कहलाती है। इसीलिए ये सर्कल हम बना रहे थे, इसीलिए हम इस पॉइंट P को रोटेट कर करके अलग अलग पोजीशंस पर इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का पता लगा रहे थे। तो अभी के लिए आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो हम सर्कल बना रहे हैं r और थीटा दिखा रहे हैं, ये एक कारण से दिखाते हैं क्योंकि इसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। और उस पोलर फॉर्म में ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाता है डेल बाय डेल आर आर कैप प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा थीटा कैप। वही बच्चों देखेंगे तो उसी तरह की चीज आ रही है, डेल एक्स डेल वाई, बस एक एक्स्ट्रा फर्क यहाँ है, 1 बाय आर यहाँ बाहर होगा। 1 बाय आर इसलिए क्योंकि आपको ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस निकालना है, नॉट विद रेस्पेक्ट टू एंगल। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, ना कहीं इसको यूज करना है क्वेश्चन में। बस इसकी मदद से अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल और थीटा कंपोनेंट कैसे निकालता हूं जरा उसको आप समझ लीजिए। तो बच्चों जैसा आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और यहां जाकर हमने ग्रेडियंट की वैल्यू जब यहां रखी तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर आर कैप माइनस 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा थीटा कैप। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, हमने पोटेंशियल और ग्रेडियंट के फॉर्मूले रख दिए हैं। अब आगे की बात, जैसे जनरली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं बच्चों, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो ऐसे पोलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, ER R कैप प्लस E थीटा थीटा कैप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से इसके, तो ER R कैप प्लस E थीटा थीटा कैप। अब बच्चों इससे कंपेयर करिए ऊपर वाले को, तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट कितना है, माइनस डेल वी बाय डेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई थीटा कंपोनेंट कितना है, माइनस 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। इस कंपैरिजन से अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल और थीटा कंपोनेंट का यहाँ पे पता लगाऊंगा। कैसे, जरा इधर देखिए, रेडियल कंपोनेंट है माइनस डेल वी बाय डेल आर। आपको डेल बाय डेल आर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आर एंड कीपिंग थीटा एज अ कांस्टेंट। तो माइनस डेल बाय डेल आर और v की जगह वैल्यू रख दी बच्चों मैंने kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डेल v बाय डेल आर माइनस डेल बाय डेल आर बाहर, और v की वैल्यू हमने पिछले टर्म पे पढ़ी थी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है आर्बिट्ररी पोजीशन पर kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले का हमें डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा को कांस्टेंट मानना है। तो क्या करेंगे, kp, k कांस्टेंट है ही सही, p डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, cos थीटा भी यहां बाहर आ जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बच्चों माइनस kp cos थीटा बाहर, और जब आप 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। बच्चों यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट कितना निकल के आ जाएगा, 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला आ गया बच्चों अपने पास। इसको ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ध्यान रखेंगे, आगे इसका यूज कैसे करना वो आपको बताते हैं अभी। अब बच्चों इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट निकालिए, कंपैरिजन करिए, माइनस 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, माइनस 1 बाय आर बाहर, डेल बाय डेल थीटा पोटेंशियल की वैल्यू kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों डेल बाय डेल थीटा का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कीपिंग आर एज अ कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, ये आर स्क्वायर कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, kp भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस kp अपॉन आर क्यूब। एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा। बच्चों माइनस माइनस प्लस, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट कितना आ गया, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। बच्चों एक रेडियल कंपोनेंट आ गया है, एक ई थीटा कंपोनेंट आ गया है। अब इसको यूज कैसे करना बस वो आप इधर देख लीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में जैसे लिखेंगे, तो दैट विल बी ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप। ई आर की वैल्यू निकल के आई है 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब आर कैप, ई थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया है बच्चों।
इसको थोड़ा सा भी हम ध्यान रखेंगे, आगे इसकी मदद से एक्सियल इक्वेटोरियल फील्ड्स की वैल्यू आपको बताई जाएगी। अब आगे की बात, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया, हमें तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड बताना है। तो यहीं से आप देखिए बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही बात जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं वो एक्चुअल में रेडियल कंपोनेंट और ई थीटा कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो आप इसको अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चों ई आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ई थीटा का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, स्क्वायर करके देखिए के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन टर्म के रूप में बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 4 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया बच्चों के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 को अपन 3+1 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ऐसा करने से मुझे फायदा क्या मिला बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बिकम इक्वल टू 1। एंड फाइनली जो रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है वो ये है कि किसी डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्ररी पोजीशन P पर, जहां पॉइंट P के डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस r है एंड थीटा P वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है, ऐसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना होता है बच्चों Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना है आपको, इसको रिटेन करके रखना है। डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस r के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, तो जवाब क्या देंगे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। और बच्चों ऐसे ही आपने किसी डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना पड़ा था, अब ये भी कई जगह हमने लिखा भी है Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आपको ये ध्यान रखना है कि डाइपोल का पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस r के साथ आर स्क्वायर के साथ इस तरह से वेरी करता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें एक तो ध्यान में रखनी है। आगे की बात इधर सुने, जैसे अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दिखा रखा है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है। तो रेडियल डायरेक्शन से अगर आपको एंगल बताना है बच्चों, तो अगर ये ई थीटा है तो यानी ये भी ई थीटा के बराबर हो गया, और ये ई आर है तो इसकी लेंथ ई आर के बराबर इस तरह से दिखा दी है। इस पैरेललोग्राम से या इस ट्राइंगल से आप जो भी कहते हैं, यहां से टेन अल्फा अगर आप निकालेंगे बच्चों, तो टेन अल्फा क्या होगा, ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा की वैल्यू थी अपनी Kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ई आर की वैल्यू थी 2 Kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कैंसिलेशन करने के बाद टेन अल्फा बराबर क्या निकल के आ गया है, हाफ टेन थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना है, ये हमें रेडियल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अल्फा बताएगा। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे, रेडियल लाइन से ये एंगल हमेशा ऊपर बनेगा क्योंकि रिजल्टेंट ई आर और ई थीटा के बीच में ही तो रहेगा, तो रेडियल लाइन से एंटी क्लॉक सेंस में ये एंगल हमेशा यहाँ पर बनता है। अब आगे की बात, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है। तो बच्चों वही स्टार्टिंग वाला डायग्राम मैंने यहाँ दिखा दिया है। जैसा आपने देखा, दिस इज द रेडियल लाइन, दिस इज ई थीटा लाइन, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट है ई नेट। तो ऑब्वियस ही बात है ई नेट बच्चों इन दोनों के बीच में ही होगा, इधर तो नहीं हो सकता। और ई नेट का रेडियल से एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। अब पी कैप से रेडियल लाइन खुद कितना एंगल बना रही थी, थीटा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पी कैप से ई नेट का टोटल एंगल कितना होगा, तो आपका जवाब क्लियर होगा, थीटा प्लस अल्फा। थीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा या आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से निकालेंगे, जैसा आज आप कुछ क्वेश्चन में भी आगे देख पाएंगे। अल्फा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू हाफ टेन थीटा। तो यहां से आप अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन इनवर्स हाफ ऑफ टेन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे बच्चों। मेन तो आपको जो डाइपोल का जनरल पॉइंट पर मैग्नीट्यूडनल फॉर्मूला है Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, उसको याद रखना है, और एक टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे की बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक्सियल पॉइंट ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बारे में अब हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। बच्चों मैं आपको याद दिला देता हूँ, वैसे हम पिछले टर्न पे पोटेंशियल में भी ये बातें कर चुके हैं।
आपने आर वेक्टर पर इस तरह से किसी जनरल पॉइंट पी को यहां पर ऐसे दिखाया हुआ था। ये आर वेक्टर इस पॉइंट पी की ओर डायरेक्टेड वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल। अब आप एक बार बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पी को ए पर गिरा देता हूं तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? तो आपको पता है एक्सियल पॉइंट ए के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? 0 डिग्री। अब मैं वैसे तो आपको फॉर्मूले बता चुका हूं, मगर फिर से आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको दिखते रहे। रेडियल कंपोनेंट अभी अभी हमारे पास बच्चों निकल के आया है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक थीटा कंपोनेंट निकल के आया है बच्चों kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। इन दो फॉर्मूलों का मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 डिग्री। रखे जरा दोनों में, तो यहाँ 2kp cos 0 अपॉन आर क्यूब, वहां kp sin 0 अपॉन आर क्यूब। तो इससे आपको दिखेगा रेडियल कंपोनेंट तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है? 2kp अपॉन आर क्यूब, और थीटा कंपोनेंट क्या निकल के आएगा? 0। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनिएगा, आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल रेडियल कंपोनेंट है एंड देयर इज नो थीटा कंपोनेंट। तो बच्चों रेडियल कंपोनेंट यही तो होगा आर वेक्टर के अलोंग, और ई थीटा कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, यानी ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू रेडियल कंपोनेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब आर कैप। आप इसकी जगह बच्चों जो अभी अपन ने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा था 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप, उसमें भी जाकर रखकर देख सकते हैं। तो वहां से आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आर कैप की बात करी जाए, आर कैप क्या है? ओ से ए वेक्टर के लिए डायरेक्टेड पोजीशन वेक्टर, ये डायरेक्शन आर कैप है। अगर आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है आर कैप, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। तो मैं यहाँ आर कैप को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? प्लस पी कैप से। और यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई है कि पॉइंट ए पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब प्लस पी कैप। ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया बच्चों 2kp अपॉन आर क्यूब प्लस पी कैप। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे के ऐसे पॉइंट सी की कहानी क्या होगी। जब आप इस पॉइंट पी को घुमाते हुए सी पर ले जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए, आर वेक्टर घूम के क्या ऐसे इधर चला जाएगा? अगर पॉइंट सी के लिए बात करी जाए बच्चों तो आपका आर सी वेक्टर घूम के ऐसे इधर चला जाएगा। अब इस समय आर वेक्टर का और पी वेक्टर का एंगल कितना है? 180 डिग्री। आप रेडियल और थीटा कंपोनेंट निकाल लीजिए। रेडियल कंपोनेंट कितना आएगा इस बार? 2kp cos 180 अपॉन आर क्यूब, यानी कितना? -2kp अपॉन आर क्यूब। और थीटा कंपोनेंट क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 0। अब बच्चों इसके बाद वही कहानी वापस से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पॉइंट सी पर लिखेंगे तो दैट इज -2kp अपॉन आर क्यूब आर कैप। -2kp अपॉन आर क्यूब आर कैप में 2kp बाय आर क्यूब को बाहर करें, माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2kp अपॉन आर क्यूब माइनस आर कैप। अब इधर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप ये कह रहे हैं सी पॉइंट के लिए आर कैप डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, और आप ये कह रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द डायरेक्शन माइनस आर कैप। तो बच्चों अगर आर कैप डायरेक्शन इधर है तो माइनस आर कैप डायरेक्शन होगी इससे ऑपोजिट डायरेक्शन। और अब इधर देखिए कि जो आपकी माइनस आर कैप डायरेक्शन है क्या वो डाइपोल की पी कैप डायरेक्शन कहला सकती है? जवाब है हाँ। तो यहाँ माइनस आर कैप को मैंने रिप्लेस करके प्लस पी कैप लिख दिया है बच्चों। और यहां से जो आपको बात ध्यान रखनी है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आ गया है कि एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है, भले डाइपोल पर आगे की तरफ ए पॉइंट है या पीछे की तरफ पॉइंट सी है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 2kp अपॉन आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड डायरेक्शन क्या होगी? प्लस पी कैप। यानी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। तो बच्चों ये रिजल्ट आपको अच्छे से यहां से ध्यान रखना है। ये समझाने के लिए थी सारी बातें, पर ये रिजल्ट अपन को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि ई एक्सियल बराबर क्या होता है? 2kp अपॉन आर क्यूब एंड डायरेक्शन प्लस पी कैप। अब बच्चों ऐसे ही बात कर लेते हैं आगे, और इक्वेटोरियल पॉइंट बी और डी की कहानी क्या होगी। इक्वेटोरियल पॉइंट बी और डी की अगर बात करी जाए बच्चों तो सबसे पहले पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। वही डायग्राम जो अभी अभी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, जरा इधर देखिएगा बच्चों। आपने किसी जनरल पॉइंट पी को यहाँ दिखाया हुआ था इस तरह से। अब इस पॉइंट पी को घुमाकर अगर आप बी पर लेकर आ जाएंगे इस तरह से, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री रखेंगे अपने वही फॉर्मूला में, रेडियल का फॉर्मूला अभी भी लिखा था मैंने बच्चों,
2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब और ई थीटा कंपोनेंट kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, उसमें रख के देख लीजिए आप। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं एक बार आपके सहूलियत के लिए। रेडियल कंपोनेंट हमने कितना कहा था बच्चों, 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा कंपोनेंट आपने कहा था यहाँ kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये रहे फॉर्मूले। अब इसमें फटाफट से आप वैल्यू रखकर देख लीजिए। तो थीटा 90 रखेंगे बच्चों, तो इस बार रेडियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और ई थीटा कंपोनेंट से कितना मिलेगा, kp अपॉन आर क्यूब। अब जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे लिखा जाए तो दैट इज ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप। ई आर तो 0 हो जाएगा, ई थीटा थीटा कैप से यहाँ kp अपॉन आर क्यूब थीटा कैप बनेगा। बच्चों एक मिनट इधर ध्यान से देखिएगा, आपने ऐसे दिखाया था कि पॉइंट पी पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट होता है और इधर की तरफ होता है ई थीटा कंपोनेंट, थीटा कैप जिसको कहा था। अगर मैं इसको घुमा के यहाँ ले आऊं तो आप देख लीजिए कि थीटा कैप डायरेक्शन तो इधर निकल के आएगी, ई थीटा की डायरेक्शन, और रेडियल कंपोनेंट यहाँ है ही नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं रेडियल कंपोनेंट क्या है, 0। तो इस समय बी पॉइंट पर जो थीटा कैप डायरेक्शन है, क्या वो डाइपोल की माइनस पी कैप डायरेक्शन कही जा सकती है? जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्शन प्लस पी कैप है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, माइनस पी कैप। तो बच्चों यहां से मैंने थीटा कैप को किससे रिप्लेस कर दिया है, माइनस पी कैप से। और यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि यानी बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ गया है, kp अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप। बच्चों अब जैसे हमने बी का डिस्कशन किया है ऐसे डी की बात कर लेते हैं। सोच के देखिए कि अगर इस पॉइंट पी को घुमाते घुमाते आप डी पर लेकर आ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका थीटा इस बार कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। बच्चों ये दिखा भी रखा है मैंने, यही चीज इधर दिखा रखी है। अब अगर डी पॉइंट पर थीटा 270 के बराबर है तो रखिए रेडियल और थीटा कंपोनेंट की वैल्यू निकालिए। यहां बच्चों आपको दिखेगा कॉस 270 करने पर आपका रेडियल कंपोनेंट फिर से 0 हो जाएगा और साइन 270 बराबर होता है -1। तो इस बार आपका रेडियल कंपोनेंट फिर से क्या है, 0। मैं यहां बता देता हूं आपको कि इस वाले केस में भी रेडियल कंपोनेंट तो क्या होगा, 0, और ई थीटा कंपोनेंट कितना निकल के आएगा, माइनस kp अपॉन आर क्यूब। आप वैल्यू रखकर खुद देख सकते हैं। तो अब डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे हम, माइनस kp अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। kp अपॉन आर क्यूब बाहर, माइनस अंदर, तो माइनस थीटा कैप। अब बच्चों सोच के देखना, जैसे आप इसको घुमा रहे हो, अगर ऐसे घुमाते हुए इसको डी पॉइंट पर ले जाओगे तो डी पॉइंट पर आपकी थीटा कैप डायरेक्शन तो आएगी इधर और रेडियल डायरेक्शन आएगी नीचे की ओर। रेडियल तो है ही नहीं कंपोनेंट, और आप ये कह रहे हो कि डी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा कैप डायरेक्शन में नहीं है बल्कि किस में है, माइनस थीटा कैप डायरेक्शन। तो बच्चों माइनस थीटा कैप डायरेक्शन क्या यही वाली डायरेक्शन होगी, और इसीलिए डी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निकल के आ जाएगा। ये दिखा भी रखा है बच्चों मैंने, डी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस थीटा कैप डायरेक्शन में है, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, kp अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप। अब बच्चों इन दोनों को देख लीजिए आप, यहां से क्या रिजल्ट स्टैब्लिश हो रहा है कि बी और डी यानी इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है kp अपॉन आर क्यूब और डायरेक्शन क्या निकल के आती है बच्चों, माइनस पी कैप। ये सिंपल सा रिजल्ट है जो हमने यहां पर इस तरह से मेंशन कर दिया है। अब बच्चों जो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये फिर से एक्सप्लेनेशन था। अब जो मोरल ऑफ द स्टोरी पॉइंट है हमारे सामने वो ये निकल के आ रहा है, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अभी तक जो आपने डिस्कशन किया उससे आपने क्या सीखा, सबसे पहली बात आपने ये जानी कि एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक्शियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब एंड डायरेक्शन इज प्लस पी कैप। ये हम पहले पीछे वाले पेज पे निकाल चुके हैं बच्चों, मगर स्टिल आपको नोट करने के लिए सारी चीजें एक साथ मिल जाए इसलिए मैंने लिख दी है। हमने क्या अभी तक मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ निकल के आया है, सारा कंक्लूजन क्या आया है। अगर किसी डाइपोल की बात करी जाए बच्चों, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो उसके एक्सिस पर r डिस्टेंस आगे या एक्सिस पर r डिस्टेंस पीछे की तरफ अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे a और c की बात करी जाए, तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 2 kp बाय आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस पी कैप। प्लस पी कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप देख रहे होंगे इधर भी प्लस पी कैप, इधर भी प्लस पी कैप। लेकिन अभी अभी जो हमने बी और डी का डिस्कशन किया था उससे हमने क्या जाना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो कितना रह जाएगा, kp बाय आर क्यूब, एंड डायरेक्शन क्या हो जाती है, माइनस पी कैप। इसका मतलब ये है इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप r डिस्टेंस ऊपर और r डिस्टेंस नीचे कोई पॉइंट लेंगे
तो इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, KP बाय आर क्यूब, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस पी कैप। अगर आपने इस डायरेक्शन को, मैं वैसे पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने इस डायरेक्शन को प्लस पी कैप कहा है, पी वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कहलाती है बच्चों, माइनस पी कैप। तो माइनस पी कैप डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली डी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी कैप डायरेक्शन में होगा। तो ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एक्सियल का फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस पी कैप, इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू पी कैप यानी इन द डायरेक्शन माइनस पी कैप, एक्सियल का मैग्नीट्यूड 2kp अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड kp अपॉन आर क्यूब। अब आगे की बात सुनिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड में आपसे कोई रिजल्ट पूछूं, कोई इनके बीच में अगर कोई रिलेशन आपको दिख रहा हो, तो आप सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। बच्चों अच्छे से याद रखना है, ये कई बार आपके बोर्ड में भी पूछे जाने वाली चीज है। तो ई एक्सियल बराबर होता है 2e इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डबल होता है इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, कंडीशन अप्लाइड एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से और इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से सेम होनी चाहिए। बच्चों आपने देखा आर और आर सेम होना चाहिए, अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। और इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर में क्या लिखेंगे, ई एक्सियल बराबर माइनस 2e इक्वेटोरियल। बच्चों माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अब आप समझ पा रहे होंगे एक्सियल की डायरेक्शन और इक्वेटोरियल की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, इसीलिए वेक्टर में आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो मैं फिर से आपको ये बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये आगे जाके मैग्नेटिक में भी काम आएंगे। मगर ये दोनों रिजल्ट केवल कब वैलिड है, जब आपने डिस्टेंस आर क्या लिया है, सेम डिस्टेंस आर पर अगर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट लोकेटेड है तो आप इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूं, ये जो एक्सियल पोजीशन होती है इसी को एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, और ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में कभी कभी क्वेश्चन में आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल की जगह इन शब्दों का इस्तेमाल होते हुए नजर आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्सियल का मतलब एंड ऑन पोजीशन है और इक्वेटोरियल का मतलब है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो बच्चों जितना हमने डिस्कशन किया, एक तो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक्सियल इक्वेटोरियल वाली सारी बात जो है वो इस पूरे एक डायग्राम में आपको नजर आ रही है। ये चीज हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूले दोनों, ये वाले रिजल्ट हमें क्लियर होने चाहिए, तो आगे कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अब बात ये है, अगर काम की बात सिर्फ इतनी सी थी तो हमने इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड मेथड क्यों डिस्कस किया। बच्चों जनरल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिखाया है उसका डायग्राम भी हमारे दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, वरना कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए बच्चों यही है, एक शॉर्ट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, दिस लाइज एट ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P √3,2 ड्यू टू दिस डाइपोल। ये क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं। सबसे पहली बात देखिए, शॉर्ट डाइपोल लिखा हुआ है। शॉर्ट डाइपोल बच्चों इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी आपने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं, भले KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हो या एक्सियल इक्वेटोरियल वाले जो भी फॉर्मूले, दे आर वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब जिसकी लेंथ जो है बहुत ही कम है, चार्जेस बहुत पास पास रखे हुए हैं, क्योंकि चार्जेस अगर ज़्यादा सेपरेशन पर रखे होंगे तो आप उसको डाइपोल ही नहीं कह पाएंगे। तो एक शॉर्ट डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P है, ओरिजिन पे रखा है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें बताना है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑप्शन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। बच्चों पहले तो इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक शॉर्ट डाइपोल रखा हुआ है ओरिजिन पे, इट इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरह से दिखा दिया मैंने। एक पॉइंट P है √3,2, √3,2 का मतलब है x पर √3 डिस्टेंस, y पर 2 का डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप एक काम करो, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P की डायरेक्ट वाली डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बच्चों √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 3 + 4 7, जब आप रूट में लिखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, √7 के बराबर। अच्छा बच्चों इस एंगल को थीटा मार्क कर दिया मैंने, आप समझ पा रहे होंगे ये P और R वेक्टर के बीच का एंगल है। हम यहीं से तो एक R वेक्टर इस तरह से जाता हुआ दिखाते थे, तो ये P और R वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो ऐसा करते हैं,
यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप पहले निकाल के रख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3, हाइपोटेनस इज √7, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है बच्चों, √3/√7। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा ये दिखा दिया मैंने। ये पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट होगा। रेडियल कंपोनेंट आर वेक्टर के अलोंग वाले को कहा जाता है। O से P को मिलाने वाली लाइन पर ये रेडियल कंपोनेंट है। इस रेडियल कंपोनेंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉक में ई थीटा कंपोनेंट होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। रेडियल लाइन से ईपी का कितना एंगल बनता है बच्चों, अल्फा। और अगर मैं आपसे भी इस क्वेश्चन में आगे डिस्कस भी करूंगा कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, तो बच्चों इधर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस यहाँ दिखा दिया है। एक्स एक्सिस से रेडियल लाइन का एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। और रेडियल लाइन से ईपी कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए एक्स एक्सिस से ईपी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो आप क्या उसका आंसर क्या देंगे, थीटा प्लस अल्फा के बराबर, जहां थीटा तो आपको इस ट्राइंगल से मिल जाएगा और अल्फा हम उसकी मदद से आगे निकालेंगे। तो बच्चों ये बेसिक ज्योमेट्री मैंने आपको बताई। अब इसका कैलकुलेशन बनाते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या था, KP अपॉन r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला यही था, EP बराबर KP अपॉन r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले KP एज इट इज, फिर उसके बाद r की वैल्यू √7 आई थी तो √7 का होल क्यूब, √1 + 3 एज इट इज। cos थीटा की वैल्यू बच्चों अभी √3/√7 आपको बताई थी तो उसका स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, √7 का क्यूब तो ये बन जाता है 7√7, KP अपॉन 7√7, √1 + √3/√7 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 3/7, 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9/7, √1 + 9/7 ये बन जाएगा √16/7, √16 होता है 4 और नीचे √7 बच जाएगा। तो KP अपॉन 7√7 इंटू 4/√7। बच्चों अब आप देख पा रहे होंगे ये √7 इंटू √7 7 बनेगा, 7 इंटू 7 49 बनेगा। फाइनली आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया है बच्चों, 4 KP/49। यानी अगर आपसे यह आंसर पूछा जाए तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, 4 KP/49। अच्छा बच्चों अब मैं डायरेक्शन भी पूछ लेता हूँ। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, तो उसके लिए अब आपको जरूरत क्या पड़ेगी, tan थीटा की। तो देखिए बच्चों ये जो ट्राइंगल आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूं तो आप इससे tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज √3, तो tan थीटा 2/√3। अब इसको ले चलते हैं यहाँ, tan अल्फा बराबर होता है हाफ tan थीटा, 1/2, tan थीटा की जगह 2/√3, tan अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा कितना निकल के आ गया बच्चों, 30 डिग्री। अल्फा 30 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है बच्चों यहां से यहां तक, दिस एंगल इज 30 डिग्री। कई बार क्वेश्चन हमसे केवल यही एंगल पूछता है और किन शब्दों में पूछता है, आपसे पूछता है व्हाट इज द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विद द लाइन OP। बच्चों लाइन OP का मतलब क्या है, O से P वाली लाइन कौन सी है, रेडियल लाइन। रेडियल लाइन से इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन आपका यही रुक जाता है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, तो आपको दिख ही रहा है बच्चों एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है हमारा, थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा करेंगे इसको तो ये देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस, दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। tan थीटा बच्चों अपना 2/√3 था, तो वहां से थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 2/√3। अल्फा आपके सामने 30 डिग्री निकल के आया था, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो π/6। तो आप फाइनल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपोर्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो है 4 KP/49 एंड मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 2/√3 प्लस π/6 विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी यहाँ पर रिपोर्ट कर दी है। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अल्फा वेल्फा एंगल जो है, रेडियल लाइन, ई थीटा लाइन, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, वरना उसके बिना हम केवल एक्सियल इक्वेटोरियल से इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पॉइंट पर अभी हमने कैलकुलेशन किया है ना, तो वो एक्सियल पॉइंट है ना इक्वेटोरियल है। तो आर्बिट्ररी पोजीशन के भी हमें फील्ड के फॉर्मूले और डायरेक्शन थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन इस पर बेस बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
फिर से क्वेश्चन में आपको हो सकता है लैंग्वेज दे दी जाए कि अ शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P लाइज एट ओरिजिन पॉइंटिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। फिर आगे आपसे क्या कहा जाएगा, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,√2,0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नन ऑफ दिस। बच्चों क्लियर सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, हमें मैग्नीट्यूड भी नहीं बताना, मगर डायरेक्शन के लिए हमें जनरल डायग्राम जो हमने बनाया था वो बहुत क्लियर होना जरूरी है। तो अब इधर देखिएगा बच्चों, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। पहले तो मैं इसका यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। वही एक डायपोल रखा हुआ है ओरिजिन पे, आपने जो पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए थे उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 1,√2,0, यानी एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट √2 के बराबर है। एंगल थीटा आपको पता है पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है, हमें केवल इस बार एंगल चाहिए, डिस्टेंस विस्टेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं। बच्चों अब वही बात है, यहां जो भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक रेडियल कंपोनेंट होगा ई आर, उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉक में ई थीटा कंपोनेंट होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में होगा। रेडियल से कितना एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अच्छा फिर वही बात एक्स एक्सिस से एंगल, पी कैप से एंगल थीटा था, आप तो इसको एक्स एक्सिस बोल दो, ये लो, ये एक्स एक्सिस है तो ये भी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से रेडियल का एंगल कितना है, थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब आप एक बार बताओ, आपका जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना बन रहा है, थीटा प्लस अल्फा। अब बच्चों अगर मैं ये साबित कर दूं कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री है, तो आप बताओ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंटी क्लॉक में कौन सा एक्सिस मिलेगा, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंटी क्लॉक में वाई एक्सिस मिलेगा। यानी आप यहां आंसर दे पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग डायरेक्टेड होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। आंसर तो बल्कि हम यहां पे दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग डायरेक्टेड होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। अब आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं बच्चों, ये अभी हमें साबित करना है, अभी तो बस मैंने आपको समझाया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। साबित कैसे करेंगे, इधर से देखिए। सबसे पहले यहां इस ट्राइंगल में अभी बोले टेन थीटा की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √2 एंड बेस इज 1, तो ये देखिए टेन थीटा बराबर √2/1 यानी कि √2। फिर टेन अल्फा बराबर होता है हाफ ऑफ टेन थीटा, 1/2 और टेन थीटा की जगह मैंने √2 रख दिया बच्चों, तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 1/√2 के बराबर। अब सबसे मेन स्टेप जो यहां है वो ये जरा चेक करिए, अगर टेन थीटा इंटू टेन अल्फा की वैल्यू निकाली जाए, टेन थीटा इंटू टेन अल्फा अगर आप करेंगे तो टेन थीटा √2 और टेन अल्फा 1/√2 इसका प्रोडक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। और जब भी टेन थीटा इंटू टेन अल्फा बराबर 1 आता है, इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा जो आपका एक्स एक्सिस से टोटल एंगल था, थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जैसा मैंने आपको बोला था, अगर एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर डायरेक्टेड हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब आपके दिमाग में ये आंसर भी दे दिया मैंने कि दस ईपी इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। पर अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, डाउट क्या है, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या स्टेप हुआ, टेन थीटा इंटू टेन अल्फा बराबर 1 है तो ये थीटा प्लस अल्फा 90 कैसे हुआ। तो बच्चों ध्यान से सुने, मैं टेन थीटा प्लस अल्फा के लिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। हम इस फॉर्मूले को यहां पर यूज कर लेते हैं। तो टेन थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे आप, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। अब बच्चों अगर टेन थीटा इंटू टेन अल्फा, इफ टेन थीटा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू 1, यहां पर इसको रख कर देखिए तो नीचे 1 माइनस 1 क्या बनेगा बच्चों, 0। समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो यानी टेन थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। और अगर टेन थीटा प्लस अल्फा बराबर इनफाइनाइट है तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। यानी मैं आपको यहां से ये बात समझाना चाह रहा था कि अगर इस तरह के किसी क्वेश्चन में कभी भी आपको टेन थीटा इंटू टेन अल्फा की वैल्यू 1 नजर आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो आपका एंगल है थीटा प्लस अल्फा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। और बच्चों बहुत आसानी से दिख जाता है, जैसे टेन थीटा √2 तो टेन अल्फा 1/√2। मान लीजिए टेन थीटा कुछ और निकल के आता है ऐसी कुछ वैल्यू और दूसरी 1 अपॉन समथिंग वही वैल्यू आ रही होती तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि यानी यहाँ टेन थीटा इंटू टेन अल्फा का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो जब भी टेन थीटा इंटू टेन अल्फा का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो
तो जो आपका एंगल थीटा प्लस अल्फा है, यानी पी कैप डायरेक्शन से ईपी वेक्टर की जो टोटल एंगल है वो क्या निकल के आती है 90 डिग्री। तो देखा बच्चों आपने, मैं इसीलिए कह रहा था कि जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है उसको भी हमें थोड़ा सा क्लियर रखना है। रेडियल लाइन किसको कहते हैं, ई थीटा कंपोनेंट किधर है, अल्फा कहाँ से एंगल बन रहा है, ये बस आपको दिमाग में क्लियर रखना है। आपने देखा ई थीटा भी हमारे इतना काम नहीं आया, मेन तो हमारे क्या काम आया कि अगर ये कोई डाइपोल है, मान लीजिए इस तरह से ये सेंटर है और इसके कारण आप किसी पॉइंट पी पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये है रेडियल लाइन और रेडियल लाइन से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट पी पर, ये कितना एंगल बनाता है अल्फा। बस ये इतनी सी बात अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। हमें रेडियल कंपोनेंट से एंगल अल्फा है ये पता होना चाहिए। एंगल अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा से निकल जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए और बाकी फिर थीटा तो आपको पता ही है यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको जो भी एक्स एक्सेस या जिससे भी अगर एंगल पूछा जाए तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो टोटल एंगल आपका ईपी का एक्स एक्सिस से कितना बन जाता है, थीटा प्लस अल्फा। तो बच्चों ये थोड़ी सी बात आपको जरूर क्लियर करनी पड़ेगी, बाकी एक्सियल इक्वेटोरियल वाले फॉर्मूले है ही सही, पर मान के चलिए कंपटीशन में अगर हमारे क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन अगर आता है तो फिर वो जनरल फॉर्मूले पर बेस्ड ही बनेगा। एक्सियल इक्वेटोरियल के रिजल्ट्स तो हम आसानी से आंसर कर ही देंगे। तो आसान क्वेश्चन होगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल पर आएगा, टफ क्वेश्चन होगा तो फिर इस तरह का आपसे अप्रोच वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें बच्चों, सारे पॉइंट्स जो भी आपको बताए हैं, मेन रिजल्ट्स जो याद रखने के लिए कहे हैं उनको अच्छे से याद रखें और डाइपोल का ये जो पिक्चर है अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर बना के रखें ताकि आपको एंगल अल्फा थीटा समझने में दिक्कत ना आए।